नमस्कार, राम राम। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल लर्न विद राठौड़ सर पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान के भूगोल के ऊपर और राजस्थान के भूगोल के ऊपर हमारा चर्चा जारी थी राजस्थान की मिट्टियों के ऊपर। कई दिनों के बाद हम राजस्थान की जियोग्राफी यानी भूगोल की क्लास लेके आए और उसके अंदर हमारी चर्चा जारी थी राजस्थान की मिट्टियों के ऊपर। राजस्थान की मिट्टियों के ऊपर चर्चा जारी थी और मिट्टियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो हमने लिख लिए थे। अब मिट्टियों से आगे हम एक और राजस्थान के भूगोल के अंदर टॉपिक लेना चाहते हैं जिसका नाम है राजस्थान की नदियां या राजस्थान का अपवाह तंत्र। राजस्थान का अपवाह तंत्र जिसके ऊपर हम बात करते हैं, राजस्थान का अपवाह तंत्र। पहले बात करते हैं कि राजस्थान का अपवाह तंत्र यानी अपवाह तंत्र क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो भूगोल के अंदर हमारी चर्चा जारी थी राजस्थान की मिट्टियों के बारे में। राजस्थान की मिट्टी टॉपिक हमने समाप्त करके एक आज नया टॉपिक लिया है जिसका नाम है राजस्थान का अपवाह तंत्र। राजस्थान का अपवाह तंत्र या राजस्थान का अपवाह तंत्र, राजस्थान की नदियां कहे या राजस्थान का अपवाह तंत्र कहे, अपवाह तंत्र एक ही होता है, एक ही होता है। बात करते हैं अपवाह तंत्र के बारे में। पहले नदियों से संबंधित किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं जिसके बारे में बात करते हैं। तो पहले अपवाह तंत्र के अंदर बात करते हैं कि अपवाह तंत्र से संबंधित किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला तो प्रश्न पूछा जाएगा कि राजस्थान के अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा जाता है। राजस्थान के अपवाह तंत्र को कितने भागों के अंदर डिवाइड यानी बांटा जाता है। तो राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 भागों के अंदर बांटा जाता है। 3 भागों के अंदर बांटा जाता है। एक प्रश्न ये हो जाएगा। दूसरा प्रश्न की नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। दूसरा प्रश्न की नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। और तीसरा नदी का समाप्ति स्थल। और चौथा जो नदी विशेष यानी जो नदी से संबंधित जो विशेषता है, जैसे इस नदी पर ये बांध बना हुआ है, इस नदी पर ये बांध बना हुआ है, ऐसे प्रश्न हमें देखने को मिलती है। तो नदी से संबंधित मोस्टली 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और हम बात करेंगे अब अपवाह तंत्र के बारे में कि अपवाह तंत्र क्या होता है। अपवाह तंत्र क्या होता है, पहले शब्द आपने पढ़ा होगा कि अपवाह एक इससे संबंधित पढ़ा होगा। अफवाह एवं अपवाह तंत्र में अंतर होता है। अफवाह एवं अपवाह तंत्र में क्या होता है, अंतर होता है। यानी अपवाह तंत्र किसे कहते हैं। अपवाह तंत्र, बारिश स्टार्ट हो गई है, बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश स्टार्ट हो गई है। हो सकता है कि क्लास लेने में कोई दिक्कत आए, लेकिन मुश्किलों की जीवन में आती रहती है। उस मुश्किलों से लड़ना ही आर्ट ऑफ लाइफ है। आर्ट ऑफ लाइफ है। मुश्किलों तो बहुत आएगी जीवन में, लेकिन थकना नहीं है, हारना नहीं है, मुश्किलों से हारना नहीं है, मुश्किलों से सामने डटकर मुश्किलों का मुकाबला करना है। तो बात करते हैं कि अफवाह क्या होता है। अफवाह यानी झूठी चर्चा यानी अफवाह क्या यानी झूठी भ्रांति यानी झूठी बात है जो समाज के अंदर फैल गई है। झूठी बात यानी झूठी बात जो जिसके ऊपर कोई यकीन नहीं करता है। झूठी बात जिसके ऊपर कोई यकीन नहीं करता है। जैसे आपने बात सुना कि कोरोना की डोज लगने से लोगों की क्या होती है, मृत्यु होती है। तो ये क्या है, ये एक अफवाह फैली थी। क्या फैली थी, अफवाह फैली थी। लेकिन अफवाह क्या होता है, अफवाह यानी किसी नदी का जल बहाव क्षेत्र यानी जो नदी चलती है, जो अपने साथ जल लेके जाती है, उस जल के बहाव को क्या कहते हैं, अपवाह कहते हैं। एक नदी का, इसके अंदर जो नदी है उस नदी की सहायक नदियां नहीं आएंगी, इसके अंदर सिर्फ एक ही नदी आएगी। एक नदी के द्वारा जो जल क्षेत्र, जो जल आपके द्वारा जो बहाव किया जाता है, जल बहाव, उसे क्या कहते हैं, अपवाह कहते हैं। लेकिन अपवाह तंत्र के अंदर यानी पहले अपवाह के बारे में किसी नदी द्वारा जल का बहाव क्या कहलाता है, बहाव क्या कहलाता है, अपवाह कहलाता है। एक नदी द्वारा, लेकिन तंत्र यानी नदी एवं अपवाह के अंदर तो एक नदी आएगी, लेकिन तंत्र के अंदर एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा सहायक नदियों क्या करना, जल का बहाव करना क्या कहलाता है, करना क्या कहलाता है, अपवाह तंत्र कहलाता है। जैसे अपवाह के अंदर बात करते, जैसे लूनी नदी के बारे में बात करते हैं, लूनी नदी के बारे में बात करते हैं। लूनी नदी का ये जो लूनी नदी
नागपाड़ अजमेर से निकलती है, नागपाड़ अजमेर से निकलकर अरब सागर के अंदर गिरती है, अरब सागर यानी खंबात की खाड़ी के अंदर गिरती है। तो लूणी नदी जो अपने साथ जो जल बहाव लेके जाएगी वो यहाँ पर गिरेगी, तो क्या आएगा, लूनी के अफवाह के अंदर आएगा, लूनी के अफवाह के अंदर आएगा। लेकिन जो लूनी की दिशाई लीलड़ी, जोजड़ी, मीटड़ी, ये जो लूनी की सहायक नदियां है, वो लूनी की सहायक नदियां को जब हम इसके साथ इंक्लूड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, अफवाह तंत्र बन जाएगा, अफवाह तंत्र बन जाएगा, अफवाह तंत्र बन जाएगी। यानी एक नदी एवं नदी की सहायक द्वारा एक नदी एवं नदी की सहायक नदियों द्वारा जल का बहाव करना क्या कहलाता है, अफवाह तंत्र कहलाता है, अफवाह तंत्र कहलाता है, अफवाह तंत्र कहलाता है। उसके बाद में अफवाह तंत्र से आगे बात करेंगे। आपने सुना होगा कि जल विभाजक क्या होता है, जल विभाजक या जल संभर क्या होता है, जल विभाजक या जल संभर क्या होता है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो पहले बात करेंगे हम जल संभर के बारे में। जल संभर क्या होता है, आपने सुना होगा जल संभर या जल विभाजक। तो बात करते हैं जल संभर, जल संभर या जल विभाजक सीमा, विभाजक, जल विभाजक। यानी जल विभाजक क्या होता है, जल विभाजक क्या होता है, जल विभाजक वह सीमा जो किसी एक अपवाह तंत्र को दूसरे अपवाह तंत्र से अलग करती है। यानी वह सीमा, या लिख सकते हैं हम वह सीमा जो एक अपवाह तंत्र को अपवाह तंत्र को दूसरे अपवाह तंत्र से अलग करती है, अलग करती है। यानी एक वह सीमा जो एक अपवाह तंत्र को दूसरे अपवाह तंत्र से अलग करती है, एक अपवाह तंत्र को दूसरे अपवाह तंत्र से अलग करती है। जैसे हम राजस्थान के अंदर बात करें कि राजस्थान के अंदर जल संभर किसे कहते हैं, यानी जल विभाजक किसे कहती है, जल विभाजक किसे कहते हैं। तो आपने सुना होगा यहाँ पर एक पठार पड़ता है जिसका नाम है भोरट का पठार, पठार जो गोकुंदा उदयपुर से लेकर कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य पड़ता है। गोकुंदा उदयपुर से लेकर कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य एक पठार है, कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य एक पठार फैला, यानी एक पठार है राजसमंद के मध्य। इस पठार को क्या कहते हैं, भोरट का पठार कहते हैं। ये भोरट का पठार दो अपवाह तंत्र, यानी एक अपवाह तंत्र, एक जो पूर्व की नदियां है और ये पूर्व पश्चिम की नदियों को क्या करता है, आपस में अलग करता है। तो इसमें इसके अंदर आ जाएगा, बात करें तो अरब सागर की नदियां यहाँ आ जाएगी। अरब सागर की नदियों को अरब सागरीय अपवाह तंत्र और यहाँ पर आ जाता है बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र। तो ये भोरट का पठार है जो कुंभलगढ़ राजसमंद से लेकर गोकुंदा उदयपुर की मध्य ये भोरट का पठार फैला हुआ है। ये भोरट का पठार जो पूर्व की नदियां होती है, इसे पूर्व की नदियों को पूर्व में ही बहने देता है, पश्चिम की ओर नहीं आने देता है। जो इसके अंदर जो पूर्व के अंदर जो नदियां आती है वो कहाँ पर अपना जल ले जाती है, वो अपना जल ले जाती है बंगाल की खाड़ी के अंदर। और इसके क्या कहते हैं, बंगाल की खाड़ी के अंदर अपना जल ले जाने के कारण बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र। और जो पश्चिम की नदियां है, ये नदियां अपना जल पश्चिम की ओर यानी अरब सागर की ओर ले जाती है, इसलिए इसे अरब सागरीय अपवाह तंत्र कहते हैं, अरब सागरीय अपवाह तंत्र कहते हैं। तो इसके अंदर जैसे बात करें तो लूनी नदी जो नागपाड़ अजमेर से निकलती है, तो ये जल अपना पूर्व की ओर न ले जाकर पश्चिम की ओर ले जाती है, क्योंकि इसका रोकता कौन है, जो अरब सागर अपवाह तंत्र है, पूर्वी बंगाल अपवाह तंत्र, दोनों को अलग कौन करता है,
तो भोराट का पठार करता है। कई बार एग्जाम के अंदर पूछा है कि गया है कि अरब सागरीय एवं बंगाल की खाड़ी उपवा तंत्र दोनों के बीच में जो पर्वत है उसका नाम क्या है? दोनों के बीच में जो पर्वत है जो भोराट का पठार है, कौन सा है? भोराट का पठार है। उससे आगे आपने बात सुना होगा कि भारत, उसके अंदर अरावली पर्वत के बारे में सुना होगा कि महान जल विभाजक रेखा किसे भी है? महान जल विभाजक रेखा कहती है। भारत की महान जल विभाजक रेखा किसे कहते हैं? अरावली को कहते हैं। अरावली पर्वत के संबंधित कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। अरावली से संबंधित अरावली पर्वतमाला से संबंधित महान जल विभाजक रेखा किसे कहते हैं? महान जल विभाजक रेखा, महान जल विभाजक रेखा कहती है। रेखा या महान जल विभाजक रेखा किसे कहते हैं? अरावली को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अरावली का विस्तार आपने देखा होगा कि अरावली यहां से लेकर, अरावली का विस्तार है 792 किलोमीटर है और ये कहां से? पालनपुर गुजरात से निकलती है। पालनपुर गुजरात से लेकर दिल्ली तक इसका विस्तार है। तो ये दो नदी तंत्र को अलग करती है जिसका नाम है, इसे बात करें तो सिंधु नदी तंत्र है। सॉरी रेडा क्या कर मैं वहां पे बस दे रहा है, छोड़ दी तुम सोनू बैठ रहे, रेडा मत करो, बेटा मत रहो। तो ही ना दिया सूर्य ने। अरावली पर्वतमाला दो नदी तंत्र को अलग करती है जिसके अंदर पहला है सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र जो पूर्व के, जो पश्चिम के अंदर है, ये नदी अपना जल बंगाल की अरब सागर के अंदर ले जाती है। कहां ले जाती है? अरब सागर के अंदर ले जाती है। और दूसरा है गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र को कौन अलग करती है? इस दोनों को अलग कौन करती है? इस दोनों को अलग करती है अरावली पर्वतमाला। कौन करती है? अरावली पर्वतमाला। तो गंगा के अंदर घाघरा है, गंडक है, कोसी है, ऐसी बहुत सारी नदियां हैं जो नदियां अपना जल बंगाल की खाड़ी के अंदर ले जाती है। क्यों? क्योंकि इस दोनों के मध्य एक पर्वत आता है जिसका नाम क्या है? अरावली पर्वतमाला है। तो भारत की जो महान जल विभाजक सीमा रेखा है किसी कहते हैं? अरावली को कहते हैं। सिंधु नदी के अंदर सिंधु, सेनाब, सतलज, झेलम, इस नदियों का जल कहां पर जाता है? अरब सागर की ओर जाता है। अरब सागर। सिंधु नदी तंत्र की जो नदियां है वो नदियां अपना जल कहां पर ले जाती है? अरब सागर की ओर ले जाती है। जो गंगा नदी तंत्र की जो नदियां है वो नदियां अपना जल कहां ले जाती है? वो अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। बंगाल की खाड़ी के अंदर ले जाती है। बंगाल की खाड़ी के अंदर ये अपना जल क्या करती है? ले जाती है। तो ये अरावली कैसे है? क्योंकि अरावली दो महान जो नदी तंत्र है, उस दो महान नदी तंत्र को क्या करती है? अलग करती है। उस दोनों के बीच में क्या है? जल का मान जल विभाजक रेखा के रूप में है अरावली। इस कारण से क्या कहते हैं? महान जल विभाजक रेखा कहते हैं अरावली को। सिंधु नदी एवं गंगा नदी तंत्र दोनों के मध्य है अरावली। उससे आगे हम बात करते हैं अब राजस्थान के जो अपवाह तंत्र है, उस अपवाह तंत्र को कितने भागों के अंदर बांटा गया है और उस अपवाह तंत्र से संबंधित किस प्रकार के एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे गए हैं उसके अंदर हम बात करते हैं। जो राजस्थान का अपवाह तंत्र है, राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 भागों के अंदर विभाजित किया गया है। कितने भागों के अंदर विभाजित किया है? 3 भागों के अंदर। उसके अंदर पहला बात करें तो पहला, दूसरा और तीसरा। पहला जो सबसे बड़ा आता है उसका नाम है आंतरिक अपवाह तंत्र। क्या कहलाता? आंतरिक अपवाह तंत्र कहलाता। क्या कहलाता? आंतरिक अपवाह तंत्र। आंतरिक तंत्र। उसके बाद में आता है अरब सागर तंत्र, अरब सागर अपवाह तंत्र। उसके बाद में आता है बंगाल की खाड़ी, बंगाल
की खाड़ी तंत्र आता है। कौन सा आता है? बंगाल की खाड़ी तंत्र। इसके प्रतिशत जो 100% अपवाह तंत्र है, जो 100% अपवाह तंत्र है, उसके अंदर बात करें तो 60% राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है वो कौन सा है? आंतरिक अपवाह तंत्र है। उसके बाद में जो 17% आता है उसका नाम है 17% है उसका नाम है अरब सागरीय अपवाह तंत्र। और जिसके अंदर जो बचा 23% अपवाह तंत्र है, वो 23% अपवाह तंत्र कौन सा है? कौन सा अपवाह तंत्र है? कौन सा है? अरब सागर यानी बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है। राजस्थान का जो टोटल अपवाह तंत्र है, उस अपवाह तंत्र को 3 भागों के अंदर विभाजित किया जाता है। और 3 भागों के अंदर जो पहला भाग देखा जाता है उसका नाम है आंतरिक अपवाह तंत्र। उसके बाद में आता है अरब सागर अपवाह तंत्र और उसके बाद में आता है बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र। जो राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक जो अपवाह तंत्र पाया जाता है उसका नाम है आंतरिक यानी आंतरिक अपवाह तंत्र है। उसके बाद में जो राजस्थान में जो सर्वाधिक पाया जाता है आंतरिक अपवाह तंत्र। उसके बाद में जो राजस्थान की नदियां है जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती है उस अरब सागरीय तंत्र कहती है। वह नदी जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है, वह नदी जो अपना जल बंगाल की खाड़ी के अंदर ले जाती है उसे क्या कहते हैं? बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र के अंदर जाता है। आंतरिक यानी वह नदी जिसका उद्गम तो होता है, लेकिन जिसका उद्गम पहाड़ी से होता है, लेकिन इसका कोई फिक्स स्थान नहीं है। लुप्त होने का कोई यानी जो विलुप्त होने का कोई फिक्स स्थान नहीं है। बाढ़ आ जाती है तो 1-2 जिले को पार करके जाती है, अगर बाढ़ नहीं आती है तो निकलती ही नहीं है। ऐसी नदियां है जिसका उद्गम स्थल आंतरिक अपवाह तंत्र के अंदर हम क्या करते हैं? बात करते हैं। आज हम बात करेंगे आंतरिक अपवाह तंत्र के बारे में बात करेंगे। आंतरिक अपवाह तंत्र के अंदर फिर उस आंतरिक अपवाह तंत्र से पहले हम महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में जानकारी लेते हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में जानकारी लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य आप हेडिंग लगा दो। महत्वपूर्ण तथ्य जो कई बार एग्जाम के अंदर यहाँ से सीधे पूछे जाते हैं, यहाँ से सीधे पूछे जाते हैं। आपने सुना होगा कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लंबी नदी कौन सी है? संबल यानी राजस्थान के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? संबल नदी है। उसके बाद में आपने सुना होगा कि पूर्ण बहाव के अंदर यानी पूर्णतः राजस्थान के अंदर बहने वाली सबसे नदी, पूर्णतः राजस्थान के अंदर ही जिसका उद्गम होता है वो राजस्थान के अंदर ही बहने वाली है, उस नदी का क्या नाम है? पूर्ण बहाव के आधार पर, पूर्णतः यानी पूर्ण बहाव के आधार पर सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास कौन सी है? बनास है। उसके बाद में आपने सुना होगा कि वह जिले जहां पर कोई नदी नहीं है, वह जिले कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि वह जिले जहां पर कोई नदी नहीं है, यानी नदी विहीन जिले हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नदी विहीन जिले कौन कौन से है? सुरू प्लस बीकानेर, सुरू प्लस बीकानेर। नदी विहीन जिले कौन कौन से है? सुरू और बीकानेर है। उससे आगे सर्वाधिक नदियों वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक नदियों वाला जिला कौन सा है? जिला कौन सा है? चित्तौड़गढ़, जिसके अंदर सर्वाधिक नदियां बहती है। चित्तौड़गढ़ जिसके अंदर सर्वाधिक नदियां बहती है। सर्वाधिक नदियां किस जिले के अंदर बहती है? तो सर्वाधिक नदियां चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर बहती है। उसके बाद में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? कोटा है। कौन सा है? कोटा है।
न्यूनतम नदियों वाला संभाग, न्यूनतम नदियों वाला संभाग कौन सा है? बीकानेर है। बीकानेर एकमात्र ऐसा संभाग है जहां से किसी भी नदी का उद्गम नहीं होता है। निकलती तो है लेकिन उद्गम नहीं होता। बीकानेर एकमात्र ऐसा संभाग है जहां पर किसी भी नदी का उद्गम नहीं होता है। नदी का क्या नहीं होता है? उद्गम नहीं होता है। तो न्यूनतम नदियों वाला संभाग